नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राबड़ी देवी को निशाने पर लेकर फंसी नीतीश। तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब, बोले बिहार चलाने के लायक नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौटे कन्हैया नौकरी यात्रा निकालने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी सांसद सतीश गौतम के ऊपर पहुंचाने वाले बयान पर भड़के सपा नेता, कहा एएमयू को कर रहे हैं बदनाम। आगे आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा, 13 मार्च को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि महिला आरक्षण लागू करने की सरकार की नीयत नहीं, करेंगे विरोध प्रदर्शन, अलका लांबा का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राबड़ी देवी को निशाने पर लेकर फंसे नीतीश। तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब, बोले बिहार चलाने के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार चुनाव में अभी तकरीबन 9 महीने का समय शेष है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ने यह आभास करा दिया है कि यहाँ चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। सत्ताधारी पार्टियों और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला है और रियासतदानों की जुबान कैंची की तरह तेजी से चलने लगी है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आरजेडी की अन्य महिला विधायकों को भी निशाने पर लिया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब पति जेल गए तो पत्नी को सीएम बना दिया। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सीएम ने सदन में राबड़ी देवी को गलत तरीके से संबोधित किया है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुझे उन पर तरस आता है, उनकी समझ क्या है। खुद सीएम होते हुए वो एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं, अब वो बिहार चलाने के लायक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और उनकी बिगड़ती सेहत ने साबित कर दिया है कि वो अब बिहार चलाने के लायक नीतीश कुमार नहीं है। मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, उन्होंने राबड़ी देवी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो ठीक भाषा नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौटे कन्हैया कुमार, नौकरी यात्रा निकालने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह रोजगार के मुद्दे पर एक पद यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई पार्टी के युवा और छात्र इकाई करेगी। सूत्र के मुताबिक 16 मार्च से 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा, छात्र नेता और कार्यकर्ता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे और इसमें कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को बिहार की सियासत में कन्हैया की वापसी के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक गांधी आश्रम से शुरू होकर पटना तक जाएगी। करीब 4 हफ्ते में 400 से 500 किलोमीटर की यह पदयात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और इस दौरान रोजगार, पेपर लीक, पलायन आदि मुद्दे के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सांसद सतीश गौतम के ऊपर पहुंचाने वाले बयान पर भड़के सपा नेता, कहा एएमयू को कर रहे हैं बदनाम। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवाद के बाद होली खेलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इस बीच अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयान पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। सतीश गौतम ने होली खेलने से रोकने वालों को ऊपर पहुंचाने की बात कही थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम करके सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। इस पूरे विवाद पर सपा के वरिष्ठ नेता और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अज्जू इशाक ने कहा कि एएमयू में होली या अन्य हिंदू त्योहारों को लेकर कभी कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं रहा है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। एएमयू में सभी धर्मों का सम्मान होता है, यहाँ सभी धर्मों के त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कार लोग एएमयू को बदनाम करने के लिए सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा कि जब भी कोई अपनी पहचान खोने वाला होता है वो एएमयू के ऊपर विवादित बयान देता है और सुर्खियों में आ जाता है। ऐसे लोगों को शिक्षा के मंदिर पर बयान देने से परहेज करना चाहिए। बीजेपी सांसद के बयान पर विपक्षी दलों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें कहा गया है कि एक जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिसमें हिंसा को बढ़ावा मिले। उन्होंने इस बयान को राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया बयान बताया और इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, ऐसा बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा, 13 मार्च को जंतर मंतर पर है बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर जोरदार हल्ला बोल की तैयारी की गई है। संसद में इस विधेयक पर मोदी सरकार पहले ही बैकफुट पर थी। विपक्ष की आपत्तियों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। अब वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सरकार
सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल दिया और आने वाली 13 मार्च को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पहले यह विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को होना था, लेकिन बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है और इसे लेकर मुस्लिम समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। बोर्ड का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, मठों और मदरसों पर कब्जा करने और उन्हें नष्ट करने के इरादे से लाया गया है और इसीलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला आरक्षण कानून लागू करने की सरकार की नीयत नहीं करेंगे विरोध प्रदर्शन, अलका लांबा का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा ने संसद तथा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत इसे लागू करने के बजाय महिलाओं के साथ धोखा करने की है, जिसके खिलाफ सोमवार को यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीमती लांबा ने शनिवार को यहां कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिला इस देश की आधी आबादी है। जब भी देश में कोई महिला ये कहे कि मैं अबला हूँ, बेचारी हूँ, अन्याय अत्याचार की शिकार हूँ, मुझे न्याय चाहिए, तो उसके मन में महिला कांग्रेस का नाम आना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सम्मान निधि पर आतिशी ने उठाए सवाल, कहा खोदा पहाड़ निकली चोहिया, 2500 की जगह महिलाओं को मिली कमेटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में सम्मान निधि योजना के तहत 2500 रुपये जमा करने का वादा किया था। उन्होंने महिलाओं से अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह भी दी थी ताकि उन्हें इस पैसे मिलने के मैसेज मिल सके। आतिशी ने कहा कि इसे मोदी की गारंटी कहा गया, लेकिन ये जुमला निकला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता आतिशी ने इस घोषणा को एकमात्र एक झुंझुना करार दिया और उनका दावा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यह साबित किया है कि ये मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये नहीं मिले और न ही कोई अन्य योजना लागू हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जिसमें 3 पुरुष मंत्रियों को शामिल किया गया है और ये कमेटी महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार कर रही है कांग्रेस की जासूसी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की जासूसी का मामला एक बार फिर उछलता नजर आ रहा है। पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया था, जबकि अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी यही आरोप शाही सरकार पर लगा दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की सरकार कांग्रेसी नेताओं की जासूसी करा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जासूसी कराने का काम कांग्रेस की सरकारों के समय में होता था। फिलहाल यह मामला विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजता दिख रहा है, जिस पर तीखी बहस हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ टैरिफ मामले पर संसद को विश्वास में लें प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की सरकार को सलाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान को लेकर शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में टैरिफ के विषय पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने शुल्कों में काफ़ी कटौती करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने अपना ये दावा दोहराया कि भारत अमेरिका पर भारी शुल्क लगाता है, जिससे वहां उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उनके इस बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी में हैं और इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ये बयान देते हैं, भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों में से समझौता किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा तब प्रधानमंत्री को इस संबंध को में संसद को विश्वास में लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर आईडी डुप्लीकेसी का मामला, कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लोकतंत्र की नींव चुनाव प्रक्रिया पर टिकी होती है, लेकिन अगर वोटर आईडी में ही गड़बड़ी हो तो सवाल उठना लाजमी है और अब इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर खुद चुनाव आयोग के पुराने बयान को शेयर करके चुनाव आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये खुलासा कांग्रेस के ईगल ग्रुप ने किया है। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मामले में कांग्रेस ने नया खुलासा किया है और कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव
चुनाव आयोग ने कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया है कि जिससे खुद चुनाव आयोग ही घिर गया है। कांग्रेस ने लिखा कि 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है। हालांकि चुनाव आयोग आज कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है और भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए, एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थकाहारा, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का सीधा वार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांग अधिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के 11 साल और नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी दिव्यांगों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की या हल करने की कोशिश नहीं की। मैं इस सरकार के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री है थकाहारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। इससे पहले तेजस्वी यादव रसोइयों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये सरकार महिलाओं, रसोइयों एवं स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी आशा बहनों का शोषण कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सभी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। दिल्ली में भाजपा सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें समन किया गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल टाउन से उम्मीदवार बनाया था। कपिल मिश्रा पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में करावल नगर सीट से जीतकर विधायक बने हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा की सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है और कपिल मिश्रा इससे पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बाद में उनका पार्टी से अलगाव हो गया था और भाजपा में वो शामिल हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस का तंज, बेरोजगारी से जोड़कर दे दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के मुखबा में धाम तापो पर्यटन जैसे नए विजन का हर्षिल की जनता को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने क्षेत्र पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृति 2 रोपवे परियोजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री ने यहां आकर पर्यटन को विकसित करने, रोपवे परियोजनाओं और घाम तापो का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में हमारे गाँव और घरों का पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार और काम धंधे के अभाव में घाम ही तापता रहता है। करण महारा ने यहां पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रोपवे परियोजना का उल्लेख किया और कहा कि केदारनाथ की यात्रा रोपवे निर्माण के बाद 9 घंटे से घटकर 3 घंटे रह जाएगी, लेकिन भाजपा सरकार के समय केदारनाथ यात्रा में सुविधाओं का अभाव रहा है। घंटों दर्शन के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं के लिए आधा किलोमीटर तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहाँ रैन बसेरों की स्थिति भी खराब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा में भिड़े भाजपा के 2 विधायक, बहस से नाम हटाने पर हुई तीखी नोकझोंक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के बीच तीखी बहस हो गई है। भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ ने सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पर अनुदान मांगों पर बहस की सूचना से उनका नाम जानबूझकर हटवाने का आरोप लगाया। इसको लेकर दोनों में लंच एरिया में तीखी नोकझोंक हो गई और इसे कई विधायकों ने देखा। अब तक राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच ही तीखी बहस देखने को मिलती थी, लेकिन गुरुवार को भाजपा के ही 2 विधायक आपस में उलझ गए। मामला अनुदान मांगों पर बहस की सूची से नाम हटवाने को लेकर शुरू हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छीन लेगी, नए आयकर कानून को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नए आयकर कानून से कर अधिकारियों को सभी करदाताओं के ईमेल, इंटरनेट, मीडिया और बैंक खातों तक पहुँचने में मदद मिलेगी, जिससे भारत एक
एक निगरानी राज्य यानी कि सर्विलेंस स्टेट बन जाएगा। पार्टी की प्रवक्ता और इंटरनेट मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये भी सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब ईमेल, इंटरनेट मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने पेगासस के जरिए हम पर जासूसी की, अब वो हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छीन लेंगे। मोदी के नए कानून के तहत सरकार चुपचाप अधिकारियों को आपके डिजिटल जीवन में घुसपैठ कराने की ताकत दे रही है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, केवल शक ही आपकी निजता को छीनने के लिए पर्याप्त है और ये निगरानी है। हमें इसका स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए। श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नया टैक्स कानून जो है वो अधिकारियों को आपके ईमेल तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है, यानी आपकी निजी बातचीत को पढ़ सकते हैं, आपके इंटरनेट मीडिया, आपके पोस्ट, संदेश और बातचीत की निगरानी कर सकते हैं, आपके बैंक खातों को देख सकते हैं कि प्रत्येक रुपया जो आपने कमाया और खर्च किया, आपके ट्रेडिंग खाते को देख सकते हैं और आपके निवेश और वित्तीय गतिविधियों को देख सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, प्रमुख कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद पहुंचे और इस दौरान वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता पालदी इलाके में कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्यालय गए। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेताओं सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बाद में वो राज्य के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम पोस्टर लॉन्च, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। जी हाँ दोस्तों, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की मौजूदगी में उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया गया और इस मौके के पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गठित की गई उत्तराखंड मानवाधिकार संरक्षण समिति ने वोटरों की शिकायत के लिए ईमेल meravot@inc.in और व्हाट्सएप नंबर 7452894623 भी जारी किया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जनवरी 2025 में जिन लोगों के वोट काटे गए उनके वोट काटने की प्रक्रिया या उसके पीछे के कर्म को जानने का प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। SC/ST वर्ग के किसानों को दी जाने वाली विद्युत कनेक्शन योजना भ्रष्टाचार, दिग्विजय सिंह ने CM यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। CM यादव को संबोधित इस पत्र में सिंह ने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शिकायत की है कि वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और उन्हें लाभ से वंचित किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में गरीब किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप कनेक्शन निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के रणनीतिक समूह की सोमवार को बैठक, बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक आगामी सोमवार को होगी, जिसमें संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा तथा सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के कुछ दिनों पहले शुक्रवार को कहा कि यदि सरकार वक्त संशोधन विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी सभी लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए इसका पुरजोर विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। परिसीमन पर केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ स्टालिन का मोर्चा, 7 राज्यों के CM को लिखा पत्र, बोले एकजुट होने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के परिसीमन योजना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दक्षिण के राज्यों सहित 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा स्टालिन ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब के अपने समकक्षों को लिखे पत्र में उनसे सहयोग की मांग की है।
स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव के खिलाफ एक संयुक्त एक्शन कमेटी बनाए जाने की बात कही है। राज्यों को आगाह करते हुए सीएम ने कहा कि परिसीमन का यह प्रस्ताव तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रभाव कम कर सकता है, क्योंकि देश के बेहतर भविष्य के लिए तमिलनाडु ने अपनी आबादी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संरक्षण को 150 करोड़, उर्दू स्कूलों को 100 करोड़, सिद्धारमैया सरकार का बजट पेश, बीजेपी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4,08,647 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है और इस बजट में अल्पसंख्यकों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू का तगड़ा फार्मूला तैयार, बिहार के बड़े वोट बैंक को साधने की कर ली तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। आरजेडी ने भी जोर लगा दिया है। लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद तेजस्वी ने भी ये दावा किया है कि आरजेडी की सरकार इस बार बनेगी और वो सीएम बनेंगे। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वहीं आरजेडी ने महिला और युवा वोटरों को साधने का फार्मूला भी तैयार कर लिया है। बिहार चुनाव में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रहती है। महिला वोटर ये तय करने में निर्णायक साबित होते हैं कि प्रदेश में सरकार किस गठबंधन की बनेगी। इसका प्रमाण पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम का आंकड़ा है।